हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन मदरलैंड करियर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस करे थे, कुछ एग्जांपल्स किए थे और मैंने आपको कहा था कि भाई जो अगला टॉपिक होंगे अपने वो इस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। जैसे कि अपन आज पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड सर्किल इक्वेशन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। और फिर आपके एक छोटा सा एक और टॉपिक है स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं और उससे एक रिलेटेड छोटी सी थ्योरम भी है। तो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर बड़ा क्वेश्चन आता है ना तो फिर वो स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन में से आता है। आपसे पूरा स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन का वो पूरा मेथड पूछता है और उससे रिलेटेड कोई भी थ्योरम देख के पूछ लेता है। तो जो आपका जो मेन टॉपिक, मेन फोकस आपको जो रखना है वो आपको स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन पे भी रखना है। यानी कि वहाँ से तो क्वेश्चन आपके 100% स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन में से क्वेश्चन आता ही आता है, या फिर उससे रिलेटेड एक थ्योरम है छोटी सी वो आती है। तो इसके अंदर जो बड़ा क्वेश्चन बनेगा ना बेटा, तो वो तो स्टीरियोग्राफी प्रोजेक्शन में से बनेगा, और एक जो छोटा क्वेश्चन बनता है वो इन एग्जांपल्स में से आ जाता है कि भाई आप इसे दिए गई इक्वेशन या जो भी इक्वेशन दे रखी है उसका बिंदु पद बताइए। कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे अपने पास, तो वो अपन आज करेंगे, कोशिश करेंगे कि अपन उनको स्टार्ट कर लें। लेकिन जब तक अपन थोड़ा सा एक दो टॉपिक हैं वो अपन कर लेते हैं। वो टॉपिक है, एक तो है आपके स्ट्रेट लाइन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो अपन करते हैं स्टार्ट। स्ट्रेट लाइन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। सम्मिश्र तल में चल नहीं रहा है यार, स्याही ख़त्म हो गई, क्या हो गई इसकी। सम्मिश्र तल में सरल रेखा का समीकरण अपन ने 2D के अंदर भी पढ़ा है। सरल रेखी के स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी अपन ने। एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के अपन ने 3-4 रूप पढ़े थे। एक स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, फिर अपन ने ढाल रूप पढ़ा था, अंतःखंड रूप पढ़ा था, और फिर कोण रूप भी पढ़ा था। तो ये 3-4 इक्वेशंस अपन ने सरल रेखा की 2D वाली इक्वेशन में पढ़ी थी। 2D वाले उसके अंदर अपन ने इस टॉपिक को किया था। तो वैसे जो नॉर्मल इक्वेशन होती है वो होती है ax + by + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी? अपने सरल रेखा की। XY प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं अभी, है ना। कौन से प्लेन की बात कर रहा हूँ? XY प्लेन की। ताकि जब आपके सामने सम्मिश्र तल के अंदर, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आए तो आप उसको कंपैरिजन कर सकें कि हाँ ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ चुकी है। फिर जो सेकंड फॉर्म अपन ने इसकी पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी, y = mx + c। ये अपन ने इसको ढाल रूप कहा था, है ना। जहाँ पे m क्या होती थी? ढाल होती थी। इस m को अपन ढाल बोलते थे। कुछ याद आ रहा है? धुंधला धुंधला सा याद आ रहा होगा। तीसरी जो अपन ने इक्वेशन पढ़ी थी वो पढ़ी थी x/a y/b = 1। ये कहलाता था अपना अंतःखंड रूप। अंतःखंड रूप। ये तीनों कौन से प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं बेटा? ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कहीं तुम ऐसे सम्मिश्र तल के अंदर सरल रेखा की इक्वेशन से ये सपोज कर जाओ। ये नहीं होती है ना। ये कौन से प्लेन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? ये जो बात हो रही है ये हो रही है XY प्लेन में, XY समतल में। ये XY समतल में होती थी ये तीनों की तीनों अपनी इक्वेशन। किसकी? स्ट्रेट लाइन की। अपन ने 11th में पढ़ी थी और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस भी इनसे अपन ने रिलेटेड किए थे।
लेकिन अब जब अपना प्लेन ही चेंज हो रहा है, अपना क्वाड्रेंट ही चेंज हो रहा है, एक्स वाई ना होके अब अपने पास सम्मिश्र तल है, एक अपने पास एक्स है और दूसरा आयोटा वाई है, तो डेफिनेटली अपने पास आयोटा वगैरह कुछ ना कुछ इक्वेशंस में आना चाहिए। या फिर अगर अपन ने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है तो z के साथ z बार आना चाहिए। ये थोड़ा सा आप मेरी इस बात पे थोड़ा सा गौर फरमा लेना कि अगर आप किसी भी चाहे से आप सर्कल की इक्वेशन निकाल रहे हो, चाहे से आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हो, तो अगर आपको z मिल रहा है ना तो डेफिनेटली z बार भी मिलना चाहिए इक्वेशन के अंदर। अगर मान लीजिए आपने किसी नंबर को a सपोज़ किया है, सम्मिश्र संख्या को a सपोज़ किया है, तो फिर उसका a बार भी होना चाहिए, है ना। ये बात ध्यान में रख लेना। ऐसा नहीं कि सिर्फ a को लेके आप पूरा का पूरा इक्वेशन ला के दिखा दें कि ये सरल रेखा की इक्वेशन है। यानी कि उन दोनों, एक सम्मिश्र तल के अंदर किसी भी नंबर का नंबर और उसका कॉन्जुगेटेड होना ज़रूरी है। कॉन्जुगेटेड के बिना वो इक्वेशन फुलफ़िल नहीं होगी। तो यहाँ पर अपन को सिर्फ इसी चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर z है तो z बार भी होना चाहिए, अगर a है, a को सपोज़ किया है तो फिर इक्वेशन में a बार भी होना चाहिए, अगर b है तो फिर b बार भी होना चाहिए। जहाँ पर a, b या z अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये अपने कौन से प्लेन में थी इक्वेशंस? xy प्लेन में। अब इन्हीं से रिलेटेड अगर अपने पास इक्वेशन सम्मिश्र तल में आ जाएगी तो अपन उसको क्या कह देंगे? सम्मिश्र तल में सरल रेखा की ये इक्वेशन है। लेकिन इनसे रिलेटेड होनी चाहिए, है ना, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड होनी चाहिए, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से। ये तो इसी के रूप हैं, है ना, ये तो इसी के ही रूप हैं भाई। इन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं करा था, इस पूरे को यहाँ ले गए, वाई को यहाँ रह दिया, सब में बी का भाग लगा दिया था, तो उसको अपन ने ढाल रूप कर दिया था। लेकिन अपने पास जो इक्वेशन आनी चाहिए ना, वो मेन इस रूप में आनी चाहिए, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने पास इक्वेशन आ जानी चाहिए। तो अपन ये कह देंगे कि भाई ये कौन सी इक्वेशन आ गई? अपनी सरल रेखा की इक्वेशन आ गई। कौन से प्लेन में? सम्मिश्र प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। चलिए अब अपन निकालते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर सरल रेखा की इक्वेशन। तो देखें, 2-3 इसके मेथड हैं। तो एक तो मैं जो आपका बुक वाला मेथड है वो करवा देता हूँ। देखो, बुक्स हर चीज़ के मेथड्स होते हैं अलग अलग। यहाँ पर 2-3 मेथड हैं, अपन 2-3 तरीके से अपन इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। तो आपके जो मेथड यहाँ पर दिया गया है वो एम्पलीट्यूड को लेके दिया गया है ना। एम्पलीट्यूड वगैरह निकाल के और उन्होंने फिर इस इक्वेशन को बना दिया। एम्पलीट्यूड की कहानी सुनिए। एम्पलीट्यूड क्या है आप सुनिए, आप सुनिएगा। किसी भी रेखा को, या जब भी अपन किसी सरल रेखा को ड्रॉ करते हैं, ध्यान से सुनना, जब भी अपन किसी सरल रेखा को ड्रॉ करते हैं तो इट्स मीन उसके किसी भी 2 पॉइंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 0 होगा या फिर पाई होगा, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रा कर दूं और ये ए और बी ले लूं, तो ए और बी के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा, तो एंगल क्या होगा? 0 होगा, 0 डिग्री। और अगर इसको मैं बिल्कुल सपोज़ करूं ऐसे यहाँ पर कोई पॉइंट मान लूं, तो फिर ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 180 डिग्री का। अरे सरल कोण पड़ा होगा, याद आया कुछ? सरल कोण, तो ये या तो 0 डिग्री होगा या फिर पाई होगा। तो ये 2 कंडीशंस अपन को लेके चलनी है एम्पलीट्यूड के अंदर। किसके अंदर? एम्पलीट्यूड के अंदर। ये 2 कंडीशंस चलेंगी कि अगर एंगल 0 है तो भी वो 100% सरल रेखा है, और अगर एंगल पाई बन रहा है ना तो भी वो क्या है? फिर 100% एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो ये 2 जो अपनी चीज़ें हैं ना, 0 और पाई, ये क्या है? ये बीच के कोण है, जिसको कि अपन सम्मिश्र तल में कोणांक कहते हैं। तो अपने पास कोणांक की 2 वैल्यूज़ आएंगी, 0 या पाई।
इन दोनों में से कोई एक वैल्यू अपन फिट करके और फिर इक्वेशंस क्रिएट कर लेंगे। ये थोड़ी सी थीम थी, समझनी थी अपन को कि भाई जो एंगल ले रहे हैं वो 0 और पाई क्यों ले रहे हैं। वो इसलिए ले रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन का अगर अपन एंगल निकालेंगे तो या तो 0 आएगा या फिर पाई होगा, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन लगेगी। तो अब अपन देखते हैं, मान लीजिए किसी समिश्र प्लेन के अंदर ये मैंने कोई समिश्र प्लेन बना दिया भाई, ये मैंने समिश्र तल बना दिया, कोई ये समिश्र तल बना दिया। ये मेरी रियल लाइन है ना, जिसको मैं एक्स एक्सिस कहूँगा। ये मेरी इमेजिनरी लाइन है जो कि मेरी क्या कहलाएगी, आयोटा वाई कहलाएगी। ठीक है, एक तो रियल पार्ट होता है तो रियल लाइन, और एक दूसरा कौन सा होता है, इमेजिनरी लाइन। अब अगर यहाँ पर मैं कोई 2 पॉइंट मान लूँ, सपोज़ करें ये ए मान लिया और ये बी मान लिया, इनको मिलाऊंगा तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, बिल्कुल एक सीधी सरल रेखा आ रही है शराफत से। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब मुझे इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालनी है वो देखें। अगर मैं इसको सपोज़ करें, इस पॉइंट को मान लूँ मैं कि ये Z1 था, ये क्या था, Z1। अब ये Z1 कॉम्प्लेक्स के अंदर है, ध्यान रखना है ना, कॉम्प्लेक्स के अंदर है। जैसे मान लो अगर इसके कोऑर्डिनेट 2 और 3 हैं तो इस Z1 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा। बात आ गई ना समझ में। ये मेरे पास कोई पॉइंट है जो कि Z2 है, Z2 है, हो सकता है इसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट 4 और 5 हो, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4 + 5 आयोटा। इस पॉइंट को कैसे लिखेंगे अपन, 4 + 5 आयोटा, जहाँ पे 4 x पे डिनोट करेगा और 5 y पे डिनोट करेगा। तो ये Z1 और Z2। अब इसके बीच में भी मैंने कोई पॉइंट मान लिया, सपोज कर लिया कि यहाँ कोई पॉइंट है P, तो डेफिनेटली जब मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहा हूँ तो ये नंबर, ये पॉइंट भी कॉम्प्लेक्स टाइप में ही होगा, कॉम्प्लेक्स टाइप में होगा। तो मैंने इसको मान लिया कि ये क्या है, Z है, ये क्या है, Z है। अब ये Z x + आयोटा y के फॉर्मेट में कुछ भी हो सकता है 2 और 3 हो, 2 + 3 आयोटा हो, कुछ भी हो सकता है। यानी कि ये तीनों पॉइंट में अपने पास कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर है। जब मैं इस A से लेके P के बीच का कोण और B से लेके P के बीच का कोण फाइंड आउट करूँगा तो इन दोनों के कोण का मान काय के बराबर आना चाहिए, या तो 0 हो या फिर पाई हो। ठीक है ना। अब एक चीज़ और समझो, जैसे मान लीजिए ये लिखा मैंने ABC, है ना, उस फॉर्मेट से थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ, है ना बेटा। ये मान लीजिए मेरे पास Z1 है, ये Z है और ये Z2 है। ठीक है, तो जब मैं इस एंगल को लिखूँगा ना π/2 को, तो कैसे लिखूँगा, एम्पलीट्यूड AB अपॉन BC। ठीक है भाई, इसका और इसके बीच का एंगल, है ना। और फिर कैसे लिखूँगा, एम्पलीट्यूड ऑफ Z - Z1, ध्यान देना इस चीज़ को, है ना। और फिर यहाँ से लिखूँगा Z - Z2 कैसे भी। तो ये मेरे पास एम्पलीट्यूड आएगा, Z - Z1 और Z - Z2। थोड़ी बैकबोन में प्रॉब्लम चल रही है यार। चलें इसको एक बार उतार लें साइड के अंदर, है ना, ताकि अपन को ये एम्पलीट्यूड का थीम ध्यान रहे कि जो एम्पलीट्यूड निकालेंगे अपन तो वो एम्पलीट्यूड ऐसे निकलेगा, है ना। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड किसी भी x + आयोटा y का आप एम्पलीट्यूड निकालते हो, थीटा बराबर होता है tan 1 y/x, यही होता है।
y की वैल्यू अपॉन x की वैल्यू। ये ध्यान रखना, भी आगे क्वेश्चंस में काम आएगी ये चीज़ें, कि जो थीटा होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन x होता है। जब मैं इन दोनों को घटाऊंगा, इन दोनों की वैल्यूज़ को माइनस करूंगा, तभी तो x और y के पार्ट मेरे पास बिल्कुल सेपरेटली आएंगे। सही है ना। जैसे मान लें थोड़ा सा बेसिक मैं आपका क्रिएट कर देता हूँ माइंड में। z1 ऐसे है 2 + 3 आयोटा, और z2 ऐसे है 5 + 2 आयोटा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो z1 माइनस z2, तो 2 - 5 यानी कि माइनस के 3, 3 - 2 यानी कि माइनस के आयोटा। सही है। तो जब मैं इसका एम्पलीट्यूड निकालूंगा, इसका जब एम्पलीट्यूड निकाल रहा हूँ मैं इन दोनों का, तो कैसे लिखूँगा मैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 एंड z2। तो ये क्या आएगा मेरे पास, अब देखें, tan इनवर्स x की वैल्यू x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू क्या है -1, तो -1 अपॉन -3, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और जो थीटा मेरे पास आएगा वो ये आएगा tan इनवर्स 1/3। सही है ना। बात आ गई ना समझ में मैं कि इसको z - z1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे जब इसका एम्पलीट्यूड चाहिए तो फिर ऐसे निकलेगा। चलिए बेसिक वाली बात थी, थोड़ा सा रिमाइंड करवाना था मेरे को तो बस। चलें अब जब मैं इधर की बात आते हैं, इधर आ जाएं वापस से। अब ए और बी कोई पॉइंट मान ली, तो यहाँ पर जब मैं इसको लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा कि ए बी और पी, ए बी एंड पी संरेख हैं। क्या है, संरेख हैं, एक ही रेखा पर स्थित हैं। सही है। यानी कि इनके बीच का कोण या तो 180 डिग्री होना है या फिर पाई होना है। ठीक है। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे कि इन दोनों के बीच का कोण एम्पलीट्यूड ऑफ ए पी अपॉन बी पी, संरेख हैं तो एम्पलीट्यूड ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू 0 या पाई। सही है, 0 या पाई। अच्छा, अब एक बात और निकल के सामने कि जब ये 0 और पाई है, तो 0 और पाई तो दोनों रियल वैल्यूज़ हैं, 100% रियल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, आगे काम में लेंगे इस चीज़ को अपन। अब ए पी को कैसे लिखें अपन, अब कैसे भी लिख सकते हो, z1 - z लिख सकते हो, z - z1 लिख सकते हो, कोई इसमें सीक्वेंस में कहीं कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे लिख लिया अपन ने इसको, एम्पलीट्यूड z - z1 अपॉन z - z2 इक्वल टू 0 या पाई। ठीक है, ये मेरे पास पूरी एक सम्मिश्र संख्या है जिसका कि क्या निकालना है, मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है, और वो एम्पलीट्यूड काहे के इक्विवेलेंट आएगा, या तो 0 के या पाई के। अब देखिए आप, अब सुनिए, 0 और पाई कैसी वैल्यूज़ होंगी, रियल वैल्यूज़ हैं। रियल वैल्यूज़ आ रही हैं, इसका मतलब इमेजनरी पार्ट काहे के इक्विवेलेंट है, 0 के इक्विवेलेंट है। इमेजनरी पार्ट क्या है, 0 है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, 0 एंड पाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। सही है, 0 और पाई किसको बिलोंग्स कर रहे हैं, अपने रियल नंबर को बिलोंग्स कर रहे हैं। रियल नंबर को अगर बिलोंग्स कर रहे हैं तो इसका मतलब इमेजनरी पार्ट काय के इक्विवेलेंट है, 0 के इक्विवेलेंट है। इट्स मीन अतः इमेजनरी पार्ट ऑफ z काय के इक्विवेलेंट होगा, 0 के इक्विवेलेंट होगा।
अब यहाँ पर अपने पास z क्या है, यहाँ पे z ये पूरा है भाई, यानी कि इस पूरे नंबर का इमेजिनरी पार्ट काय के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो अपन इसको कैसे लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू 0। सही है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू 0। यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब ये कहानी तो हो गई कि भाई इमेजिनरी पार्ट काय के इक्विवेलेंट आ गया, 0 के इक्विवेलेंट आ गया। अब अपन जानते हैं कि इमेजिनरी पार्ट को अपन कैसे लिखते थे, z प्लस z बार इक्वल टू 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ऐसे लिखते थे। चलिए लिखते हैं, मिटा दूँ इसको, यह आपके उतार लिया होगा आपने। चलिए, अब इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, किसी भी, देखिए ये फॉर्मूला होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का कि z माइनस z बार इक्वल टू 2 आयोटा ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अरे भाई लिखा था अपन ने फर्स्ट क्लास जब मैंने इसकी ली थी, बेसिक की फर्स्ट लेक्चर जब लिया था तो मैंने इन दोनों चीज़ों को बताया था। सही है, तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा मेरे पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा। सही है भैया, यही होगा। लेकिन अपने पास z की वैल्यू क्या है, अपने पास तो z की वैल्यू यही है भाई। इसको अगर z मान लूँ तो z की वैल्यू क्या है अपने पास, z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2। भाई अपने पास z की वैल्यू ये है, और अगर z बार लिखेंगे अपन, z बार लिखेंगे तो ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी, z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, और ये ब्रैकेट लगा के इस पूरे पे बार, यानी कि जहाँ z है वहाँ पे तो मुझे ये लिखना है, और जहाँ z बार है वहाँ पर ये लिखना है। अपना जो नंबर है z का वो है ना, तो अब इधर यहाँ पे सेट करते हैं z, तो 1/2 आयोटा तो मैं बाहर ले लेता हूँ, है ना। किस में रख रहा हूँ मैं, ध्यान देना भाई, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज कतई मत होना। अपन ने क्या कहा था कि जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की वैल्यू क्या थी अपने पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, ये काय के बराबर था, 0 के बराबर। इस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 को इस फॉर्मूले से लिख रहा हूँ। तो जहाँ पे z की वैल्यू ही क्या है, ये है, तो इसको कैसे लिख दिया मैंने, 1/2 आयोटा, तो बाहर ले लिया, दोनों के साथ आना है, z माइनस z बार z1 अपॉन z माइनस z2, और फिर माइनस z बार को कैसे लिखेंगे अपन, z बार माइनस z1 बार अपॉन z बार माइनस z2 बार। भाई यहाँ से बार हटाएंगे तो सब पे बार आ जाएगा, और ये इक्वल टू काय के है, 0 के। इमेजिनरी पार्ट काय के इक्विवेलेंट था, 0 के। ये पूरा 2 आयोटा तो इधर से मल्टीप्लाई हो गए 0 हो जाएगा, कहानी ख़त्म इसकी। तो अपने पास अब क्या बचा, केवल अपने पास ये बचा कि भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फिर इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर दूँ 0 की तरफ। तो अपने पास कहानी क्या बची, z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इक्वल टू z बार माइनस z1 बार और अपॉन z बार माइनस z2 बार। भाई ये इधर जाके पूरा 0 हो जाएगा, और फिर ये माइनस का मैं इसको इधर लिया है, ट्रांसपोज कर दिया, तो ये काय के इक्विवेलेंट आ गया मेरे
इसके बराबर आ गया। यहाँ तक एक बार उतार लें। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन। अब कुछ भी नहीं करना अपन को, क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो z माइनस z1 और ये हो जाएगा z बार माइनस z2 बार इक्वल टू z बार माइनस z1 बार और मल्टीप्लाई बाई z माइनस z2। सही है ना भाई? अरे भाई सही है ना, मल्टीप्लाई ही तो कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा काम नहीं कर रहे हैं ना। अब देखें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कहानी आती है। z बार z2 बार माइनस, भाई ये दोनों इससे हो गए, माइनस z1 z बार, फिर माइनस माइनस प्लस z1 z2 बार इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई होंगे z बार माइनस z1 बार, फिर ये मल्टीप्लाई होंगे, है ना। तो पहले तो ये मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों से हो गया ना भाई, z बार और z माइनस z1 बार। अब z2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस z बार z2 और माइनस माइनस प्लस z1 बार और z2। अब क्या क्या कट रहे हैं ये देखते हैं अपन। पहले तो कुछ कट रहा है, z बार z2 z1 बार z बार सबको इधर ले आते हैं पहले, है ना, फिर इनको जमा लेंगे। z बार z2 बार z1 z बार प्लस z1 z2 बार, इन सबको इधर ले आते हैं। माइनस z बार प्लस z1 बार, फिर माइनस तो प्लस का हो जाएगा z बार z2 और प्लस z1 बार z2 और इक्वल टू 0। चलिए अच्छी बात है। अब क्या क्या कट रहा है देखो, z बार से z बार कट गया। अब अपन को कॉमन इस तरीके से लेने हैं कि अपन को कोई भी चीज़ मिले ना कॉमन की, तो एक बार तो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर में मिले और एक बार उसका कॉन्जुकेटेड मिल जाए, ठीक है ना। तो अपन को इस हिसाब से सेट करना है। तो एक बार तो z देखते हैं कॉमन और फिर एक बार z बार देखते हैं कॉमन कि कहाँ कहाँ पर कॉमन आ रहा है z और z बार। तो z कॉमन देखें, केवल z, तो एक बार तो z यहाँ कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो z कॉमन लूँगा मैं तो यहाँ पर आ जाएगा z1 बार माइनस z2 बार, ठीक है। अब z बार कॉमन देखें, z बार यहाँ पर कॉमन लेंगे, z बार ये रहा और z बार ये रहा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा z1 माइनस z2 बार, माइनस के z बार बाहर ले लेंगे। तो देखते हैं अपन, देखें पहले तो इन दोनों से z2 बार और ये, तो z कॉमन आ जाएगा इन दोनों में। इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे अपन, z कॉमन ले लेंगे, सही है। z कॉमन लेंगे अपन तो क्या कॉमन, z कॉमन आने के बाद क्या बचेगा, ये z कॉमन लिया तो z1 बार प्लस के हैं और माइनस z2 बार।
अब जेड बार कॉमन लेना है ताकि अंदर Z1 माइनस Z2 आ जाए। मैंने आपको शुरू में कहा था कि भाई Z और Z बार वैल्यूज़ मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर मामला अपना नहीं बैठेगा। तो अब Z बार कहाँ कहाँ कॉमन आ रहा है, देखो Z बार कहाँ कहाँ कॉमन आ सकता है। एक तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, इसमें और इसमें ले लेता हूँ, सही है ना, ताकि Z1 और Z2 दोनों विदाउट किसके आ जाएंगे, अपने पास बार के आ जाएंगे। तो जब यहाँ से माइनस के Z बार कॉमन ले लेता हूँ, ये माइनस के Z बार कॉमन, और अंदर क्या क्या बचेगा, प्लस के Z1 और ये माइनस के Z2। तो देख लें, एक बार Z कॉमन आया, Z बार आया, इधर Z बार आ रहा है तो इधर नॉर्मल Z आ रहा है। अब क्या क्या बच रहे हैं अपने पास, अब अपने पास ये बच रहे हैं, Z1 Z2 बार और प्लस Z1 बार Z2 और इक्वल टू 0। ये अपने पास जो इक्वेशन आ रही है ना, ये इक्वेशन अपनी क्या कहलाएगी, अभिष्ट समीकरण कहलाएगी, किसकी, सरल रेखा की। तो ये सरल रेखा की क्या, ये अपने पास अभिष्ट समीकरण, सरल रेखा की अभिष्ट समीकरण। अब इसका व्यापक रूप देखते हैं थोड़ा सा, तो पहले इसको उतार लो। सिंपल है, कोई ऐसा मतलब अपन को कहीं परेशानी नहीं है भाई। अगर आप Z बार कॉमन ले रहे हैं तो अंदर आएगा Z1 माइनस Z2, प्लस अगर Z कॉमन ले रहे हैं तो अंदर आ जाएगा Z1 बार माइनस Z2 बार, और फिर एक बार Z1 बार Z2 और एक बार Z2 बार Z1। सही है ना, देख लो, एक बार Z1 Z2 बार है तो एक बार Z1 बार Z2 है। ठीक है, चलिए अब इसका व्यापक रूप, व्यापक रूप में कुछ भी नहीं है, अपन जो भी इक्वेशन आई है ना अपनी, इसको मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आयोटा से क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उनकी वैल्यूज़ रख देंगे, बस, और कुछ भी नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लिया था ना, पॉज करके ले लेना बेटा स्क्रीनशॉट, है ना। इसको मैंने समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया, हालांकि कई इक्वेशंस छोड़ दिए अपन ने। चलो, समीकरण 1 को आयोटा से गुणा करने पर, आयोटा से क्या कर रहे हैं अपन, गुणा कर रहे हैं। तो देखें, आयोटा Z Z1 बार माइनस Z2 बार माइनस आयोटा Z बार, अंदर आएगा Z1 माइनस Z2, और फिर इसको पूरा एक वैल्यू मान के मैंने ऐसे लिख लिया, आयोटा Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2। सही है, और बराबर में 0। चलिए अब कुछ वैल्यूज़ फिट कर देता हूँ मैं, कि भाई आयोटा वाले 7 को मैं एक को B मान लूँगा और एक को B बार मान लूँगा। तो मैंने ये कह दिया कि माइनस आयोटा Z1 माइनस Z2 को, माइनस वाली वैल्यू को मैंने B मान लिया, जो माइनस वाली वैल्यू है उसको मैंने क्या मान लिया, B, ये B मान लिया। और जो प्लस वाली वैल्यू है आयोटा के साथ, Z1 बार माइनस Z2 बार, इसको मैंने माइनस B या B बार मान लिया, माइनस के B बार मान लिया, माइनस तो है ही नहीं तो कहाँ से मानेंगे, इसको मैंने B बार मान लिया। ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ। तो जब ये वैल्यू मैं यहाँ फिट करूँगा तो देखें, इस माइनस आयोटा Z1 Z2 बार की जगह मुझे क्या लिखना है, B। तो ये हो गया B Z बार, सही है ना।
इस पूरे को मैंने क्या माना था b, और ये आयोटा z1 माइनस z बार माइनस z2 बार को मैंने क्या माना, b बार माना, और ये z रहेगा, तो ये प्लस b बार z। और ये वैल्यू जो है ना मेरी, ये वैल्यू मेरी काय के इक्विवेलेंट मान लूँगा मैं, इसको कांस्टेंट मान लूँगा। अब वो कांस्टेंट कैसे होगी देखें, इसको मैंने मान लिया, अभी ऐसे ही लिख देता हूँ, आयोटा z1 z2 बार और z1 बार z2, सही है। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अगर सपोज़ करें z1 z2 बार है, सही है, और अगर मैं z2 पे बार आ रहा है और z1 पे बार नहीं आ रहा, तो इस z1 बार z2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, z1 z2 और इस पे बार और इस पे बार, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अरे भाई लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, देखो z1 इस z1 का बार z1 बार और z2 बार का बार, तो वापस से z2 आ जाएगा, सही है ना, इतना तो जानते हो ना। अरे भाई z बराबर x प्लस आयोटा वाई, तो z बार बराबर x माइनस आयोटा वाई, और अगर z बार का वापस से बार ले लूँगा तो ये आयोटा का साइन वापस चेंज हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई हो जाएगा, यानी कि z बार का बार काय के इक्विवेलेंट आ जाएगा, वापस से z के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो अब इसकी कहानी भी देखो, बराबर 0। इसको देखते हैं अपन, आयोटा z1 z2 बार प्लस z1 बार z2, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आयोटा z1 z2 बार और प्लस z1 z2 बार का बार, सही है। अब देखें ये पूरा z हो गया और ये पूरा z बार हो जाएगा। अरे भाई सही है ना, सही है ना मामला। तो ये काय के इक्विवेलेंट हो जाएगा अपने, चलिए, तो इस पूरे की वैल्यू काय के इक्विवेलेंट हो जाएगी। अब वही वाली कंडीशन आ जाएगी कि इमेजिनरी पार्ट टू आयोटा और वो होके ये आयोटा स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2 बार, सही है ना, ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है। तो ये आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -2, माइनस के आते ही ये क्या हो जाएगा, पूरा रियल वैल्यू हो जाएगी। और रियल वैल्यू को मैं कोई सा भी कांस्टेंट मान सकता हूँ। तो इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इतना लंबा चौड़ा तुम्हें करने की भी कोई इतनी ज़रूरत है नहीं। तो इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मान ली, मान लो c मान लिया, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू मान ली मैंने c। तो अब इक्वेशन क्या हो गई, bz बार प्लस b बार z प्लस c इक्वल टू 0। ये आपकी सरल रेखा का कौन सा रूप आ गया, व्यापक रूप आ गया। कौन से प्लेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो इसको एक बार उतार लें आप, है ना, एक बार देख लें, पूरा मैंने इसको करवा दिया है। बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहा करो या पॉज करके उतारते रहा करो, ताकि आपका सीक्वेंस चलता रहे। मैं तो मिटाता रहता हूँ बीच बीच में, है ना, रफ करता रहता हूँ। चलिए, ये आपके क्या थी, सरल रेखा की इक्वेशन, किसमें, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर, क्या है, रेखा के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु। इस रेखा के सापेक्ष क्या निकालने हैं अपन को, प्रतिलोम बिंदु निकालने हैं। तो कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन ध्यान रखना बस।
ये कोई रेखा है ए और बी सम्मिश्र तल में, ठीक है, और ये है पी और क्यू। अगर रेखा ए बी पी क्यू की लंब अर्धक है, ध्यान देना, लंब भी हो और अर्धक भी हो। लंब अर्धक का मतलब जान गए ना, 90 डिग्री पे काटती भी हो और 2 बराबर भागों में बांटती भी हो, वो क्या कहलाता है अपना लंब अर्धक। यदि यहाँ पे लिखें अपन, यदि रेखा ए बी रेखा पी क्यू की, डेफिनेशन लिख लेना बेटा ना, लंब अर्धक हो तो बिंदु पी व क्यू रेखा ए बी के प्रतिलोम बिंदु कहलाते हैं। छोटी सी डेफिनेशन थी, ये कई बार 1.5 नंबर में पूछ लेते हैं कि रेखा ए बी के प्रतिलोम बिंदु को परिभाषित कीजिए, तो ये प्रतिलोम बिंदु हैं। अच्छा, ये कि यही कहानी अपन पी क्यू के लिए भी कह सकते हैं। पी क्यू के प्रतिलोम बिंदु क्या हो जाएंगे, ए बी हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो पी क्यू है वो ए बी की लंबवर्धक है और जो ए बी है वो पी क्यू की लंबवर्धक है। तो कसम निकाली इसने ए बी नहीं कि भाई मेरे ही पी क्यू प्रतिलोम बिंदु होंगे। इस रेखा पी क्यू के ए और बी भी क्या हो सकते हैं, क्या होंगे, 100% प्रतिलोम बिंदु होंगे, क्योंकि पी क्यू का लंबवर्धक क्या है, ए बी हो रहा है, और ए बी का लंबवर्धक क्या हो रहा है, पी क्यू हो रहा है। तो एक दूसरे के प्रतिलोम बिंदु होंगे। पी क्यू रेखा के प्रतिलोम बिंदु ए बी हो जाएंगे और ए बी रेखा के प्रतिलोम बिंदु पी क्यू हो जाएंगे, है ना। तो कोई डरने वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो ये अपने सरल रेखा से रिलेटेड पूरा मैटर था, सरल रेखा की इक्वेशन और सरल रेखा के प्रतिलोम बिंदु। तो बने रहिए मदरलैंड कैरियर कॉलेज के साथ। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे सर्किल की इक्वेशन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन और फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी कर लेंगे। तो अगला जो वीडियो रहेगा थोड़ा मैं बड़ा बना लूँगा, 1-1.5 घंटे का, 1 घंटे का। तो कनेक्ट रहिए मदरलैंड कैरियर कॉलेज के साथ और अपने दोस्तों को, अपने नेबर्स को भी कनेक्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।